और इसके पश्चात मैं ऋषिकेश सुलभ जी को अपने वक्तव्य के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। ऋषिकेश जी नाटकों पर, रंगमंच पर लगातार लिखते हैं और एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं ही। इसके बाद मनोज रुपड़ा अपना वक्तव्य देंगे। ऋषिकेश सुलभ जी सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मित्रों, आप सबको नमस्कार। आपने प्रमोद जी का बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान सुना और जो भारतीय परंपरा है उसमें लोक और अभिजन का जो द्वंद्व है उस पर बहुत ही गंभीरता से उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। मित्रों, ये जो लोक है वो एक सांस्कृतिक प्रवाह है। यह प्रवाह श्रुति और स्मृति से बनता है। लोक का जो गेय पक्ष है, अमूमन ऐसा माना जाता है कि उसी से हमारे वेदों की निर्मिति हुई है। उस पर बहुत विस्तार से बात किया प्रमोद जी ने। आप अक्सर वेदों में लोक की और लोक में वेद की अनुगूंज सुन सकते हैं, उसमें ये उपलब्ध है। लोक और शास्त्र दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होते। उनका जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को जब हम बहुत निकटता से परखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो दोनों का एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है। लोक कई बार उसी का मानकीकरण होता है तो शास्त्र बनता है। फिर शास्त्र जब रसहीन हो जाता है, जब जीवन उससे छूटने लगता है, तो वो लोक के भाव पक्ष को अपने भीतर समाहित करता है, अपने को, अपनी रसहीनता को समाप्त करने के लिए, अपने को जीवंत बनाने के लिए, प्राणवान बनाने के लिए वह लोक के पास जाता है। यह आवाजाही कलाओं की दुनिया में बहुत साफ साफ दिखाई पड़ती है और इसका बड़ा और बहुत रोचक है। इस आवाजाही को जब हम देखते हैं तो बहुत ही रोचक है। मैंने सोचा था कि अमितेश आएंगे तो नई पीढ़ी के रंगमंच के समीक्षक हैं तो नाटकों पे बात करेंगे, लेकिन हमारा जो लोक है वह अंग्रेजी के हूबहू फोक का रूपांतरण या अनुवाद नहीं है। फोक का रूपांतरण नहीं है। फोक का अर्थ कुछ और होता है, जबकि भारतीय परंपरा में लोक का विस्तार बहुत है। लोक हमें पल भर में, क्षण भर में, संवत्सरों के पार ले जाता है। उसमें पूरी सृष्टि समाहित है, जबकि अंग्रेजी के फोक में ऐसा नहीं है। फोक भदेश को कहते हैं वहाँ। और भी कई अर्थ हैं उसके जो हमारे लोक से अलग हैं। और नाटकों की दुनिया में जैसे मैमस प्ले वगैरह होते थे, जिनको बहुत ही भूतों पिशाचों या जिनको बहुत जीवन के लिए बहुत उपयोगी या बहुत नहीं माना जाता था, वैसी परंपरा फोक में रही है नाटकों की, जबकि लोक में इससे अलग रही है। संस्कृत रंगमंच जैसी विशाल, व्यापक, बहुआयामी नाट्य परंपरा हमारे पास रही है। और पांचवा वेद जिसको कहते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, उसकी निर्मिति नाटक को लेकर के ही है। खैर, तो जो
संस्कृत रंगमंच था वो 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास, उसके कोई बहुत ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत रंगमंच धीरे धीरे, कोई भी परंपरा एक दिन में नष्ट नहीं होती है, धीरे धीरे उसका ह्रास होता है, वो समाप्त होती है। उसका अंतिम बड़ा नाटक, कुछ लोगों का मानना है कि वो शूद्रक का मृच्छकटिकम है, लेकिन वह रंगमंच जब समाप्त होता है तो उस रंगमंच के बाद क्या हमारे देश, हमारे समाज में कोई रंगमंच नहीं था? क्योंकि जिस समाज के पास रंगमंच नहीं होता वो दरिद्र होता है। और रंगमंच हर क्षण पैदा होने वाली और मरने वाली विधा है। एक नाटक हुआ, मंचित हुआ, खत्म हुआ, वो नष्ट हो गया, नष्ट, वो फिर आपको मिलने वाला नहीं है। वही नाटक, वे ही अभिनेता वहीं पर तुरंत अगर मंचित करें, दूसरे दिन मंचित करें तो वो नया नाटक होगा। तो नाटक की इसी नश्वरता में उसकी अमरता का रहस्य छिपा हुआ है। तो जब संस्कृत रंगमंच खत्म होता है, समाप्त होता है, तो उसके बाद जो हमारा लोक जीवन है, जिन नाटकों को जगदीश चंद्र माथुर ने अपनी पुस्तक में पारंपरिक नाट्य कहा है, उसको कई नामों से संबोधित करते हैं, वो धीरे धीरे ताकतवर हो उठता है और संस्कृत रंगमंच की कमी को अपने ढंग से पूरा करता है। लेकिन ये एक दिन में तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज संस्कृत रंगमंच खत्म हो गया, शाम को दूसरे दिन, कल सुबह से कोई भी परंपरा ऐसे बनती नहीं है। ये काम दक्षिण में शुरू होता है और दक्षिण में ये जो संस्कृत की जो परंपरा थी, उसमें जो मलयालम है उसको मिलाया जाता है, कूटियाट्टम वगैरह की परंपरा वहां शुरू प्रक्षेपित किया जाता है भाषा के स्तर पर, और वहां ये शुरू होता है। राजा कुलशेखर वर्मन का काल है वो, उसी समय ये शुरू होता है। उसी समय मिथिला का रिश्ता कुछ वर्षों बाद, आप अगर इतिहास के विस्तार को ठीक ठीक समझ सकते हैं तो 50 साल 100 साल के आसपास गैप में ये सब कुछ हुआ है। मिथिला का जो संबंध है वो कर्नाट वंश से बनता है। विवाह के संबंध बनते हैं। जब वैवाहिक संबंध बनते हैं तो वैवाहिक संबंध राजनीतिक संबंध होते थे पहले। सांस्कृतिक संबंधों के विकास में फिर उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो ये कला संस्कृत में लोक भाषा को मिला करके प्रदर्शन की कला वहां से यहां आती है। वहां शिल्पधिकारम नामक लक्षण ग्रंथ लिखा जाता है। वो कला जब यहाँ ओइनवार वंश का शासन था इनके विद्यापति के समय में तो के पहले, तो वहां से जब वो चीज आती है तो धीरे धीरे यहाँ, लेकिन तुरंत नहीं आती, कुछ वर्षों के बाद आती है। और उमापति उपाध्याय का नाटक धूर्त समागम और रुक्मिणी हरण, इन दोनों में मैथिली को मिलाया जाता है। ज्योतिरीश्वर का नाटक धूर्त समागम और उमापति का रुक्मिणी हरण, उसमें मैथिली को मिलाया जाता है, मैथिली को प्रक्षेपित किया जाता है और नाटक की एक परंपरा शुरू होती है मिथिला में। और पूरे उत्तर भारत को मिथिला नेतृत्व देता है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में एक ही नाट्य परंपरा है, वो है रास की परंपरा, जहां गतियां बहुत कम हैं। चाक्षुषता है लेकिन गतिहीनता है, गति या बहुत धीमी गति है, बहुत कम मूवमेंट्स हैं पाँव के, हाथ के, शरीर के। तो जिस तरह की चाक्षुषता का निर्माण होना चाहिए उस तरह की चाक्षुषता का निर्माण रास में नहीं होता था। बाद में धीरे धीरे उसमें भी चीजें आई और उसका विकास होता है।
तो धूर्त समागम और रुक्मिणी हरण, इन दोनों में जब संस्कृत में मैथिली को प्रक्षेपित किया जाता है, मैथिली को मिलाया जाता है, तो एक नाट्य की शैली भी पैदा होती है। वह नाट्य की शैली है कीर्तनिया। और फिर कुछ कई 15वीं शताब्दी में जो विद्यापति का समय है, तीसरा नाटक गोरक्ष विजय विद्यापति लिखते हैं, उसमें मैथिली मिलाया जाता है। तो हमारी परंपरा में, हमारी जो लोक नाट्य परंपरा जो उत्तर भारत में निर्मित होती है, रास के बाद रामलीला, उसके बाद रामलीला उस समय तक प्रसिद्ध नहीं है उस तरह, उसके बाद ये कीर्तनिया एक शैली है जो आज देखने को नहीं, जिसका अपभ्रंश रूप ऐसा कहा जाता है कि विदापत नाच है, जिसका रेणु अपने मैला आंचल में जिक्र करते हैं। इसी बीच जिस शंकर देव की चर्चा कर रहे थे, देखिए कैसे लोग कैसे अभिजन समाज को कैसे प्राणवायु देता है, कैसे रक्त देता है, मांस मज्जा सब कुछ रहते हुए भी जहां स्पंदन नहीं है वहां स्पंदन देता है। कैसे कि शंकर देव चलते हैं 16 शिष्यों के साथ उत्तर भारत की यात्रा पर, मिथिला होते हुए गुजरते हैं, मिथिला में प्रवास करते हैं। 1-2 दिन का तो मामला होता नहीं था। कीर्तनिया देखते हैं, वृंदावन जाते हैं, रास देखते हैं, लौटते हैं, और सत्रिया जो नृत्य की शैली है असम की, और भावना नाट्य जिसका जिक्र दिनकर कुमार अपने लेख में कर रहे थे, उस भावना नाट्य में के लिए झुमरा लिखते हैं। और सत्रिया में रास की जो आंगिक क्रियाएं हैं, आंगिक गतियां हैं, उनको शामिल करते हैं। कुछ वर्षों के बाद वो 160 शिष्यों के साथ फिर यात्रा करते हैं। 16 शिष्यों के साथ पहली यात्रा, दूसरी यात्रा 10 गुना ज्यादा है, 160 शिष्यों के साथ आते हैं। रास्ता वही है, मिथिला होते हुए वृंदावन तक जाना, रुकना, लौटना। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि झुमरा जो लिखे गए हैं असमिया में, उसमें कई जगह 30% असमिया है और 70% मैथिली है, कई जगह 50% है। वो सारे नाट्यालेख जो सत्रिया के जो मठों में जो या भावना नाट्य जो मंचित होते थे, वो नाट्यालेख 50%, 60%, कहीं 70% मैथिली में हुआ करते थे। और कीर्तनिया नाटक का जो विदूषक है, बिपटा जिसको कहते थे, बाद में वो नाम मिलता है। फिर सूत्रधार जो है, वो अपना सूत्रधार जो रचते हैं, उसमें इन सब चीजों के आपको तत्व मिलेंगे, गुण मिलेंगे। उनकी जो युक्तियां हैं नाट्य की, जो विदूषक की या जो सूत्रधार की, वो आपको मिलेंगे। वहां आप जब देखेंगे सत्रिया के प्रदर्शन, भावना नाट्य का प्रदर्शन जब आप देखेंगे, तो यह एक सिलसिला है। इसी तरह अब देखिए कि कैसे लोक और अभिजन के द्वंद्व को कैसे दक्षिण में एक विदूषक, एक नाट्य शैली है, उसके विदूषक का नाम है कोनंगी। तो आप राजा के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते थे। अगर किसी लोक भाषा में कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो राजा के गुप्तचर भी हुआ करते थे, वे जाकर राज दरबार में बता सकते हैं कि आपके खिलाफ वहां चर्चा हो रही है, और फिर मुश्किल हो जाएगी, प्रदर्शन रुक जाएगा। आज ही की तरह की स्थिति उस समय भी थी। कोई बहुत, आज हम लोग कोई बहुत अपने को आधुनिक मान रहे हैं, बहुत कोई अच्छी स्थिति में आज हम नहीं है। जैसे वो कई सौ साल पहले था कि राजा के खिलाफ आप बोलिए तो आपको दंड का भागी बनना पड़ता है। आज भी है, इस लोकतंत्र में भी जो नए किस्म के राजा हैं वो आपको दंडित करने के लिए तैयार बैठे हैं। बहरहाल, तो उस विदूषक ने एक परंपरा शुरू की गई कि कान पर
राज दरबार से कोई पान का बीड़ा किसी को प्राप्त हो जाए, उस बीड़ा को वो रखे रहते थे, सूख जाए कुछ भी हो, उसको कान पर रख लिया और राजा को की आलोचना कर रहे हैं। जब तक कान पर वो पान का बीड़ा है आप कुछ नहीं कर सकते उसको। तो ये कुनंगी नाम का विदूषक हुआ करता था जो वहां की परंपरा में था। तो ये देखिए लोक का अपने लिए, ये लोक और अभिजन के द्वंद्व की उपज है। कान पर रखा गया पान के बीड़े की जो युक्ति है नाटक में वो है। आज भी हमारे, आप देखिएगा जब ठीक से तो आपको लगेगा कि आपकी पूरी परंपरा में नारद आदि विदूषक हैं। कहीं कुछ भी बोल देना और किसी के बारे में जो सच है उसको किसी न किसी बहाने प्रकट कर देना, निर्भय हो करके तमाम जो ताकतवर और क्रोधी देवतागण हैं उनके सामने भी। तो विदूषक की यह जो परंपरा है ये धीरे धीरे संस्कृत के विदूषकों में भी ये था। संस्कृत के विदूषकों में भी ये था कि वो राजा के संगी होते थे, साथी होते थे। चूंकि संगी और साथी होते थे इसलिए राजा के मित्र होते थे अधिकतर विदूषक, इसलिए वो कभी कुछ बोल देते थे राजा के, हमेशा नहीं बोल सकते थे। लेकिन लोक ने ये छूट ली कि वो जो भी ताकतवर था, जो भी शक्तिशाली था, उसके द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ वो खुल के बोल सकता था। और यह परंपरा वहां से लेकर के बिहार, जो सबसे ताजा ताजा जो पारंपरिक नाट्य रूप है विदेशिया हमारे बिहार का, ये बहुत हमारा निकटतम अतीत है। आप देखिएगा कि भिखारी ठाकुर के विदूषक तक में ये उपलब्ध है। उसके बाद भी जो कुछ लोग नाटक करते रहे, नाच करते रहे, उनके विदूषकों तक में वो सब उपलब्ध था। तो एक पूरी की पूरी परंपरा लोक नाटकों की नए ढंग से संस्कृत नाटक की रंगमंच के खत्म होने के बाद इमर्ज करती है, उत्पन्न होती है, जो लंबे समय तक हम समाज को वाणी देती है। अब जैसे जिस भिखारी ठाकुर की हम लोग चर्चा करते हैं, ये भिखारी ठाकुर, इन्होंने, आप देखिए कि आज़ादी के ठीक पहले आप अपने समाज की स्थिति देखिए, वो जाति से नाई थे, सबसे अंतिम कतार पर जो लोग खड़े हैं वहां थे। वो कलकत्ता गए और वहां से जब वो लौटते हैं तो वो रामचरितमानस की प्रति लेकर लौटते हैं और वो तुलसीदास की तरह करना चाहते हैं, लेकिन उनकी रामलीला होती नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। अब किसी मल्लाह का बेटा कैसे राम बन जाएगा, किसी हरिजन का बेटा कैसे, किसी शूद्र या जिसको अभी की भाषा में क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे राम बन जाएगा, कोई ब्राह्मण कैसे बन जाएगा, कोई छोटी जाति का व्यक्ति कैसे रावण बन जाएगा। कि रावण ब्राह्मण था, रावण राक्षस था, राक्षस के रूप में चित्रित है, ये महत्वपूर्ण नहीं। रावण जो है ब्राह्मण था। तो ये लड़ाई जब शुरू हुई तो उन्होंने रामलीला करने की अपनी इच्छा ही को छोड़ दिया। और ये देखिए ये संघर्ष है अभिजन समाज का लोक जीवन से। और उसके बाद वो फिर अपने नाटक लिखते हैं। उन नाटकों के लिए वो उड़ीसा, जगन्नाथपुरी जाते हैं, कलकत्ता, जगह जगह जाते हैं। वहाँ जो प्रदर्शन होते हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे तत्व लेते हैं, अपने लिए निर्मित करते हैं, नाट्य रूप प्रदर्शन करते हैं। और छूट गई स्त्रियों को, जो गांव में छूट गई हैं, जिन्हें अभिजन समाज ने छूट जाने के कारण, जिनका सांस लेना दूभर कर दिया है, भोजन को तो छोड़ दीजिए, वो अपनी देह की रक्षा नहीं कर पाती हैं। उन छूट गई स्त्रियों, क्योंकि उनका पति बाहर चला गया है कमाने, वो फिर लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसकी आश्वस्ति नहीं है। तो ऐसी स्त्रियों
के दुख की कथा लिखी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, कभी नहीं लिया, लेकिन देश की आधी आबादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने, जो आजादी के बाद भी आज लड़ी जा रही है। तो इस तरह से बहुत ही एक लंबा सिलसिला है लोग और जो अभिजात है उसके संबंध का। उस संबंध में सिर्फ दुश्मनी नहीं है, दोनों एक दूसरे को पालित पोषित करते हैं। क्योंकि जीवन जहां भी है, अभिजन का जीवन भी ऐसा थोड़े है कि वहां जीवन नहीं है, वहां सांस नहीं ली जाती, वहां भोजन नहीं होता। वे इसी लोक से तत्व लेकर के, जैसे मैंने पहले कहा कि भाव, जब जब भाव पक्ष शून्य होता है वहां, तब तक यहां से रस लिया जाता है। मैं आपको अंतिम में लंबा नहीं बोलना चाहता, इसलिए कि बहुत सारी चीजें रिपीट भी होने लगती हैं। देखिए, हमारे समय के कई महत्वपूर्ण रचनाकार हमारे बीच हैं। एक सोहर की पंक्तियों का टेक्स्ट आपको सुना रहा हूं। डांड मोरा टूटेला पटापट, मेरी कमर पटापट टूट रही है। असह पंजरवा के पीर हो, पाजर की पीर जो है वो असह्य है। डांड मोरा टूटेला पटापट, लामी किसी भुइयां लोटे हो, लंबे केस भूमि पर लौट रहे हैं। असह पंजरवा के पीर की दंतवा पसैया चूहे हो, पांजर की पीर असह्य है, दांतों से पसीना चू रहा है। यह दांतों से पसीना चूना हमारे लोक की रचना धर्मिता का उत्कर्ष है। यह बिंब आप देखिए, और इसे फिर आप देखिए कि ऐसे ही ढेर सारे बिंबों को, ढेर सारे आत्मीय क्षणों को, दुख की ऐसी न जाने अनगिनत गठरियों को उठा उठा कर उसको अपने समय, अपने समाज, अपने जीवन के लिए हमारे समय के हिंदी के रचनाकारों ने उसका उपयोग किया है, फूंक भर मधु की तरह। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।